नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपकी है, नेक्स्ट जो क्लास अपन ले रहे हैं आपके सामने आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एसएसजीडी जिनके लिए कंप्लीट जो क्लास अपन ले रहे हैं, उसमें नेक्स्ट क्लास जो आपकी है वो लसा मसा की है। तो लसा मसा की पहली क्लास है आपकी, इसलिए लसा मसा के बारे में डिटेल में जानेंगे। लसा का मतलब क्या होता है, मसा का मतलब क्या होता है, इनसे बेसिक क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो सारी बेसिक चर्चाएं करने वाले हैं। इसके बाद अपन कंप्लीटली बात करने वाले हैं मसा और मसा की विधियों के बारे में। तो इस वीडियो में इतना कुछ होने वाला है दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है आपको। और जितना भी बेसिक होता है वो कंप्लीटली चर्चा करने वाले हैं अपन। तो ये लसा मसा का पहला वीडियो अपन कह सकते हैं आपके सामने को देखो, लसा और मसा मैथमेटिक्स की जान है, तो पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी बनने वाली है। तो इसलिए जितने भी वीडियो लसा मसा के आने वाले हैं कंप्लीटली वॉच करें, बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको। तो चलो अपन बात करते हैं आपके सामने, बिल्कुल नाम से स्टार्ट करते हैं। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको लसा और मसा के नाम में कन्फ्यूजन होता है भी, तो कन्फ्यूजन यहाँ से शुरू हो जाता है, क्योंकि ल का मतलब तो सभी जानते हैं लघुत्तम होता है, और म का मतलब महत्तम होता है। लेकिन जो स होता है ना, इसके मतलब में कन्फ्यूजन होता है। तो पहले नाम का मतलब ही अपन जानते हैं, डिस्क्राइब इसका मतलब करते हैं। तो लसा का मतलब जो होता है आपका होता है लघुत्तम समा, ये परवर्त्य होता है। तो अपन कहते लघुत्तम समा परवर्त्य होता है। ये क्या होता है, लघुत्तम समा परवर्त्य। और ये होता है आपका महत्तम समा परवर्त्य। यह परवर्त्य, ये तो परवर्त्य, ये अपवर्तक होता है। तो हम कह सकते हैं महत्तम समा परवर्तक, ये होता है समा परवर्तक। तो दोनों में अंतर है भी, अगर हम संधि करें इनकी तो देख सकते हैं हम आपके सामने, इसको सम प्लस अपवर्त्य कह सकते हैं अपन। ये सम होता है और प्लस अपवर्त्य होता है। तो ये होता है सम प्लस अपवर्त्य, इसे अपन सम प्लस अपवर्त्य कह सकते हैं। और ये जो होता है आपका, ये सम प्लस अपवर्तक होता है। सम होता है और प्लस में अपवर्तक होता है, ठीक है। तो सम प्लस अपवर्तक होता है और ये सम प्लस अपवर्त्य होता है आपका, ठीक है। दोनों में रात दिन का अंतर है, मतलब भी अलग अलग होते हैं दोनों के, तो मतलब बता देते हैं। तो पहले अपवर्तक का मतलब बताते हैं। अपवर्तक का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके सामने, और ये बोला कि 12 के अपवर्तक बताइए, 12 के अपवर्तक बताइए। तो अपवर्तक क्या होते हैं उसका मतलब समझिए, कि जिन संख्याओं का भाग 12 में पूरी बार चला जाए वो सब 12 के अपवर्तक होती है। जिन संख्याओं का भाग 12 में पूरी बार चला जाए वो सब 12 के अपवर्तक होते हैं। जैसे 1 का भाग जा रहा है 12 में, 2 का भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है और 12 खुद का जा रहा है। ये सब 12 के अपवर्तक है। ये सब 12 के अपवर्तक, मैंने ये तो कहा था जिन संख्याओं का भाग 12 में पूरी बार चला जाए वो सब 12 के अपवर्तक कहलाते हैं। तो ये सब 12 के अपवर्तक हो गए। और यहाँ बात कर लेते हैं अपन अपवर्त्य की। तो अपवर्त्य में क्या होता है कि अपवर्त्यों की जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है और अपवर्तक लिमिटेड होते हैं। तो जो अपवर्तक आपको दिख रहे हैं लिमिटेड है, और अपवर्त्यों की जो संख्या है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अपवर्त्यों की संख्या जो ज़्यादा होती है वो कैसे होती है, देखिए आप अपन प्रैक्टिकली बात कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला 5 के अपवर्त्य बताइए, 5 के अपवर्त्य बताइए, 5 के अपवर्त्य बताइए। अब 5 के अपवर्त्य बताएंगे, देखो जिन संख्याओं में 5 का भाग पूरी बार चला जाए, जितनी भी दुनिया में संख्या होती है जिनमें 5 का भाग पूरी बार चला जाए वो सब 5 के अपवर्त्य कहलाती है। जैसे अपन कह सकते हैं आपके सामने 5, 10, 15, 20, 25, 30, इन सब में 5 का भाग पूरी बार जा रहा है। तो जिन संख्याओं में 5 का भाग पूरी बार जाता है, तो ऐसे हजारों लाखों करोड़ों संख्याएं हैं जिनमें 5 का भाग पूरी बार जाते हैं। तो एक बात याद रखिए, अपवर्त्यों की कोई लिमिट नहीं है। अपवर्त्य संख्या में ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन अपवर्तक लिमिटेड होते हैं। तो देखो नाम के अंदर से बहुत शानदार बात छुपी हुई थी, और यहाँ से जो क्वेश्चन पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। अब कई बार देखो क्या होता है कि अंग्रेजी में नाम आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अंग्रेजी में भी इनके नाम पता होना चाहिए। और नाम का मतलब भी हम आपको बता रहे हैं, तो गौर से देखिए आप। तो लसा को अंग्रेजी में बोलते हैं एलसीएम। लसा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एलसीएम। और एलसीएम का मतलब लोवेस्ट को या लिस्ट को, आपकी इच्छा हो जो कैसे बात है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कह सकते हो, मल्टीपल। तो ये होता है आपके सामने लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, ये एलसीएम का मतलब होता है। और एचसीएफ का मतलब होता है आपका एचसीएफ, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ओबेनिस्ट मान होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अपन ने लिखा आपके सामने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इसका हो गया एचसीएफ। एक बात और याद रखिएगा, मासा का एक नाम और है जो कई बार एग्जाम में पूछा है, ग्रुप डी में 2 बार आ चुका है। मासा को जीडी भी बोलते हैं भी। तो जीडी लिखा आ जाता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन है 12, 18 और 23 का जीडी ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन था 12, 18 और 23 का जीडी ज्ञात कीजिए। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए तो जीडी पूछा क्या है,
अरे जीडी भैया म से ही है, इसे ग्रेटर डिविडेंड बोलते हैं, इसका मतलब म से होता है। तो कई बार नाम की वजह से कंफ्यूजन होने की वजह से आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो ये नाम का इतना सारा डिस्क्राइब करने का मतलब यही है कि नाम की वजह से क्वेश्चन गलत नहीं हो, और नाम का पूरा मतलब आपको पता होना चाहिए इस प्रकार से। तो ये अपन ने आपको लसे के बारे में बताया कंप्लीटली। अब लसे के बारे में जानने के बाद इनको दोनों में से एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसी क्लास में अपन मासा के बारे में जानने वाला है। मासा क्या होता है, तो पहले मासा के बारे में साधारण बात करते हैं। देखिए आप, तो ये बेसिक चर्चाएं तो अपन ने कर ही ली है। अब मासा के बारे में जान लेते हैं। तो मासा क्या होता है और क्या नहीं होता उसके बारे में जानते हैं। देखो मासा जैसे अपन बता सकते हैं, फुल फॉर्म तो बता ही चुके हैं, तो मासा की फुल फॉर्म दोबारा बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मासा के बारे में जान रहे हैं HCl। अब इसकी दो परिभाषाएं जो आपको पसंद आए वो ध्यान में रख सकते हैं आप। तो मासा का मतलब क्या होता है, देखो सुनो, वह बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे नाम में लग रहा है, जब भी कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो वह बड़ा से बड़ा आपको बोला जाता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें, देखो जिसमें आता है लसम, इसमें आता है जिसका, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरी पूरी बार चला जाए। तो यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल होता है ना भैया, वो शब्द इस्तेमाल होता है जिसका, और लसम इस्तेमाल होता है आपका जिसमें। इन शब्दों का याद रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरी पूरी बार चला जाए, जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरी पूरी बार चला जाए, वह उन संख्याओं का मासा कहलाता है। वह उन संख्याओं क्या कहलाती है बताओ, मासा। या तो यूँ कहो आप, अगर ये बात आपको समझ में नहीं आती है और लसम मासा में इस डेफिनेशन में आपको कन्फ्यूजन रहता है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि दी गई संख्याओं का जो ओबनिष्ठ मान होता है वो मासा कहलाता है। दी गई संख्याओं का जो कॉमन मान होता है, ओबनिष्ठ मान होता है, वही आपका मासा कहलाता है। तो जो संख्या आपको दी जाएगी उनमें से आप कॉमन निकाल दीजिए, ओबनिष्ठ निकाल दीजिए, वो आपका मासा बन जाएगा। तो ये तो बताया अपन ने मासा की दोनों परिभाषाएं, जो पसंद आए आप वो ले सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात अपन करते हैं मासा की विधियाँ। अब इस वीडियो के माध्यम से मासा की जो विधियाँ हैं वो तीनों विधियों को भी जान लेंगे साथ में, ताकि अगले वीडियो में जो अपन बात करेंगे मासा के क्वेश्चंस की, वो डिटेल में आप कंसल्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो मासा की विधियों के बारे में जान लेते हैं। मासा की कौन कौन सी विधियां होती है। तो भाई मासा निकालने की विधियों की अगर हम चर्चा करें तो मासा की 3 विधियां होती हैं, और तीनों विधियों के बारे में बात करेंगे अपन। एक तो आपकी गुणनखंड विधि, एक आपकी भाग विधि फर्स्ट और भाग विधि सेकंड, तीनों को जानेंगे। और तीनों के अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, देखो तीनों को सीखना जरूरी है। तो जो पहली विधि आती है मासा निकालने की, वह है भैया गुणनखंड विधि। और गुणनखंड विधि नंबर्स में भी काम आती है भैया, इसलिए गुणनखंड करना आपको आना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे यहाँ नहीं भी इस्तेमाल करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुणनखंड करना आपको आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ गुणनखंड विधि में, मैंने लिया आपके सामने 24, 32 और 48, इसका मासा ज्ञात कीजिए। 24, 32 और 48 इसका क्या ज्ञात कीजिए, मासा ज्ञात कीजिए। अब गुणनखंड विधि से अगर आप मासा ज्ञात करना चाहते हो तो पहले 3 के गुणनखंड करने पड़ेंगे आपको। तो पहले 24 के गुणनखंड करने पड़ेंगे, फिर आपको 32 के गुणनखंड करने पड़ेंगे, और फिर आपको 48 के गुणनखंड करने पड़ेंगे, और तीनों के अलग अलग गुणनखंड करने पड़ेंगे। फिर कॉमन मान निकालना पड़ेगा आपको। तो 24 के जो गुणनखंड पाएंगे आपको कैसे आएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3, ये इस प्रकार से गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, और 32 के जब गुणनखंड करोगे तो आप ऐसे कर सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, तो ये हो जाएगा 32 के गुणनखंड आपके इस प्रकार से। और आप 48 के गुणनखंड करने जाओगे तो ऐसे कर सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3, ये हो गया आपका 48 के गुणनखंड। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपसे कि दी गई संख्या का ओबनिष्ठ मान ही मासा कहलाता है, मतलब इनमें से जो कॉमन आ जाए वही मासा कहलाता है। तो अगर आप नोटिस करो तो गौर से देखो कि यहाँ पर 3 बार आ रहा है 2, देखो नोटिस करेंगे 3 बार 2 आ रहा है, तो 3 बार 2 आ सकता है आपका मासा, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो दी गई संख्याओं में जो कॉमन आ रहा है वो 3 बार 2 आ रहा है, तो आपका जो मासा आप निकलेगा, आपका सामने जो कॉमन मान निकलेगा आपका, वो हो जाएगा आपका मासा बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब जो आपका आंसर निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 8। तो ये तो मासा जो अपन ने निकाला आपके सामने, ये निकाला आपके सामने गुणनखंड विधि से। जो आपका मासा निकल के आया कौन सी विधि से निकल के आया, गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो गुणनखंड विधि इस प्रकार की होती है, दी गई संख्याओं में से गुणनखंड करके कॉमन निकाल दो तो आप मासा निकाल सकते हैं। लेकिन देखो टाइम कंज्यूमिंग विधि है, टाइम लगेगा, ये तो हम गुणनखंड करना सिखाने के हिसाब से आपको बता दी गई है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपको मासा निकालना हो तो मासा निकालने की 2 विधियाँ इंपॉर्टेंट है। एक आपकी भाग विधि फर्स्ट, तो छोटे क्वेश्चन करने हो आपको तो भाग विधि फर्स्ट का इस्तेमाल करना, और बड़ी संख्याओं का आपको मासा निकालना हो तो भाग विधि सेकंड का इस्तेमाल करना। तो पहले भाग विधि फर्स्ट बताते हैं आपके सामने, गौर से देखिए। तो भाग विधि फर्स्ट क्या होती है वो देखो। तो भाग विधि फर्स्ट में क्या होता है कि जितनी भी संख्याएं आपको दे रखी है उनको हम एक साथ ही रख देते हैं। अब एक साथ ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो एक साथ ही अपन इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए आप
तो कितनी संख्याएं दे रखी है आपको? 3 दे रखी है। अब तीनों को एक साथ ही रख दीजिए आप। जैसे मैंने लिखा 24, 32 और ये लिखा मैंने 48, ये तीनों को एक साथ लिख दिया आपने। अब देखो वैसे तो चाहो तो पहले 2 का भाग दे लो, फिर 2 का दे लो, फिर 2 का दे लो, दे सकते हो आप 3 बार, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पहले सबसे पहले ऐसी संख्या का भाग दो जिसका भाग तीनों संख्याओं में पूरी पूरी बार चला जाए। सबसे पहले ऐसी संख्या का भाग दो जिसका भाग तीनों संख्याओं में पूरी पूरी बार चला जाए। तो मान लीजिए मैं 8 का भाग दे सकता हूँ इसमें, तो 8 का भाग दे रहे क्योंकि 8 का भाग तीनों संख्याओं में पूरी पूरी बार चला जाएगा। तो मैंने दिया 8 तिया 24, 4 अट्टे 32 और 6 अट्टे 48। अब आगे भी मैं भाग लगा के देखूंगा, जैसे मैं भाग लगा के देख रहा हूँ ऐसी कोई संख्या नहीं जिसका भाग तीनों में जा रहा है, एक के अलावा। एक का भाग तो जाता ही। तो जब किसी में भाग नहीं जा रहा था आप कह सकते हैं कि अंतिम भाजक ही म से कहलाता है। अभी अंतिम भाजक जो प्राप्त होता है अपन को वही अपन को म से कहलाता है। तो आपका जो म से प्राप्त हुआ अपन का वो हो गया 8 आपका। तो आपको लग रहा होगा कि उस विधि की तुलना में इसमें जो टाइम है वो कम लग रहा है आपके सामने। तो जब भी कभी छोटे क्वेश्चन हो, जैसे ऐसे इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन हो या छोटी संख्या हो, तो उनका म से अगर आपको निकालना हो तो भाग विधि फर्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन तुमने बोला कि सर कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसमें हजारों में संख्याएं होती। अगर हजारों में संख्या हो तो आप भाग विधि सेकंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाग विधि सेकंड में आसान काम हो जाता है। और भाग विधि सेकंड में एक फायदा और है, कई बार अभाज्य संख्याओं का ही भाग जाता है। बड़ी बड़ी जैसे 79 है तो बड़ी बड़ी अभाज्य संख्याओं का भाग जाता है, तो फिर इससे करने में तकलीफ आ जाती है भी, और भाग विधि सेकंड उसको आसानी से करके देती है। तो भाग विधि सेकंड सीखो भैया, संख्याएं 2 दे चाहे 3 दे चाहे 4 दे, भाग विधि सेकंड इस्तेमाल कर सकते हो आप। और भाग विधि सेकंड में करना क्या है, देखो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग जस्ट उससे बड़ी संख्या में देते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग जस्ट उससे बड़ी संख्या में देते हैं। तो आप नोटिस करो जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 24। और सबसे छोटी संख्या का भाग जस्ट उससे बड़ी संख्या में देते हैं। तो जस्ट उससे बड़ी संख्या कितनी है? 32। तो सबसे छोटी संख्या का भाग जस्ट उससे बड़ी संख्या में दो भाग विधि सेकंड के अनुसार। और फिर एक बार भाग जाएगा तो ये 24 लिख दिया आपने। अब यहाँ पर घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 8 आपका। अब 8 का भाग 24 में वापस दो, ठीक है। तो 8 तिया 24, तो ये हो गया आपका सामने 8 तिया 24। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। पूरी पूरी बार भाग चला गया। अब ये कह सकते हो जब पूरी पूरी बार भाग चला जाए तो अंतिम भाजक ही म से कहलाता है। यहाँ पर भी अंतिम भाजक क्या कहलाता है? म से। तो इस छोटे क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करेंगे, लेकिन सिखाया मैंने आपके सामने। लेकिन एक बात का विशेष तौर ध्यान रखना, पूरी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ मैं आपको। अंतिम भाजक ही म से कहलाता है। तो अंतिम भाजक जो आपका है वो क्या है आपका? बताइए। 8 है। अंतिम भाजक जो आपका दिख रहा है वो क्या बताओ? 8 है। तो बताओ म से कितना हो गया आपका? 8 हो गया। लेकिन म से 8 होने के लिए कंडीशन ये है आपके सामने, जैसे मैंने लिखा आपके सामने, देखिए मैंने लिखा आपके सामने 24, 32 और 48। अब देखो इन दोनों का म सा है ये 8 आपका। एक बात याद रखना, 8 का भाग 48 में भी जाना जरूरी है। तीसरी चौथी संख्या 2 संख्याएं भी तो 8 का भाग जाना जरूरी है। अब 8 का भाग अगर 48 में जाता है तो हम कह सकते हैं तीनों का म से हो जाएगा आपका 8। बिल्कुल सही बात है। तब इजीली कह सकते हैं 8 म से हो जाएगा। लेकिन तुम में से किसी बालक ने सवाल पूछ लिया और ये बोल दिया कि सर 8 का भाग अगर 48 में नहीं जाए तो फिर क्या? ये 48 है, कोई भी संख्या दे देता है। यहाँ पर 48 नहीं देता, 48 के अलावा कुछ और संख्या होती मान लो। सैंपल दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ तो भाग जा रहा है तो दी गई संख्या को जब मासा में लिख देता हूँ आपके सामने 8। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब यहाँ से एनालिसिस करना शुरू करते हैं अपन, ठीक है। तो मान लीजिए अगला जो एग्जाम्पल है अपना 2 नंबर, उसमें ये है अपने पास 24 है, 32 है, ठीक है। क्या है? 24 है और 32 है। और यहाँ पर जो संख्या ले ली मैंने आपके सामने, ये देखो कोई भी संख्या बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी अपन को। जैसे 36 ले लिया अपन ने, कितना ले लिया? 36 ले लिया। अब नोटिस करना आप, देखो आपने जैसे सबसे छोटी संख्या के बाद जैसे उससे बड़ी संख्या में दिया तो मासा कितना है आपका? 8 है ना, आ गया। अब लेकिन 8 का भाग तीसरी संख्या में भी जाना चाहिए। 8 का भाग किस में जाना चाहिए? तीसरी संख्या में। तो 8 का भाग तीसरी संख्या में क्या जा रहा है भैया? 8 का भाग जब इसमें दे रहे हैं तो जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। जब 8 का भाग तीसरी संख्या में नहीं जा रहा तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मसा तो निकालेंगे अपन। फिर अपन क्या करेंगे बताओ? इसके टुकड़े करेंगे। तो इसके टुकड़े 4 गुणा 2 हो सकते हैं। तो 2 का भाग लगा के भी देखेंगे और 4 का भाग लगा के भी देखेंगे। अगर यूँ कह सकते हो आपके इनमें से जिसका भाग जाएगा वो तीनों संख्या का मसा होगा। फिर ये एनालिसिस बात है। अगर 4 का भाग जा रहा है तो 4 मसा हो जाएगा, और 2 का भाग जा रहा है 2 मसा हो जाएगा। तो 4 का भाग जा रहा है इसमें, तो इसका जो मसा निकल के आएगा फिर वो हो जाएगा आपके सामने 4। इसका जो मसा निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा आपका? 4, ठीक है। तरीका तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। तो मैं तो ये सिखा रहा हूँ बड़ी संख्या है तब इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से कर सकते हैं अपन। अब एनालिसिस ये भी हो सकता है कि तुम ये कहो कई बार ऐसा होता है कि जो टुकड़े करें उनका भी भाग नहीं जाए। जैसे ये संख्या ले ली मैंने 31 या 31 का 41 ले लेते हैं, और कोई भी संख्या बड़ी संख्या भी ले सकते हैं। ये देखो, तो ये ले ली मैंने 41 या फिर 37 ले लो आप, ये 37 ले लो। अब इन दोनों को म से किया तो 8 आ गया आपका। लेकिन 8 का भाग तीसरी संख्या में भी जाना चाहिए।
तो बताओ क्या 8 का भाग तीसरी संख्या में जा रहा है? नहीं जा रहा है। 8 का भाग भी नहीं जा रहा है, इसके जो टुकड़े कर रहे हैं उन टुकड़ों का भाग भी नहीं जा रहा है। तो याद रखिएगा, जब टुकड़े कर रहे हैं उनका भाग भी नहीं जा रहा है, 8 का भाग भी नहीं जा रहा है, तो फिर दी गई संख्याओं में जो कॉमन मान आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1। तो इन संख्याओं को जो मासा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बताओ? 1। तो जब भी दी गई संख्याओं में से कुछ भी कॉमन नहीं आए, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं निकले, तो उन संख्याओं का जो मासा होता है वो 1 होता है। ये बात का विशेष तौर ध्यान रखना भाई। तो दी गई संख्याओं में से अगर कुछ भी कॉमन नहीं आए और कुछ भी बाहर नहीं निकले, तो उन संख्याओं का जो मासा होता है वो क्या होता है? आपका 1 होता है। तो ये जो पहली क्लास अपन ने लसर मासे की आपके सामने ली है, जिसमें मासे के बारे में बेसिक बताया, लसर मासे के बारे में बेसिक बताया, तो ये सब बेसिक चर्चा अपन ने इस क्लास के माध्यम से आपके सामने की है। तो अगर कंटिन्यू आगे बात करेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूट्यूब चैनल पर आपके लिए लेते आते रहते हैं। और अगर आप आगे सब्सक्राइब करते हैं और आगे ज्वाइन करते हैं तो आप इसी प्रकार से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलती रहेगी दोस्तों आपको। धन्यवाद।